हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी ईपीएफओ प्रिपरेशन सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम उत्कर्ष गर्ग है और मैं आपका साइंस का टीचर हूँ। हम बायोलॉजी कर रहे हैं और ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले चैप्टर लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था सेल। तो सेल का थोड़ा लेंथी लेक्चर गया था क्योंकि उसकी सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं आने वाले लेक्चर में। फिर दूसरा हमने किया मसल्स एंड स्केलेटल्स सिस्टम, जिसमें बताया कि भाई किस तरह से चीज़ें अपने को फ्रेम करती हैं, सपोर्ट करती हैं, एक्शन में लेकर आती हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम वही अगेन कि हम खाना खाते हैं और उसकी खाना खाने से खाना स्टोर तक, उसके पचने तक और उसकी फीकल मैटर तक निकलने तक का पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। ओके, तो मेरे पीछे जो आपकी बैकग्राउंड है इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से। सो दिस इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? बेसिकली एक रिमार्केबल बायोलॉजिकल मशीन है जो रेस्पॉन्सिबल है ताकि जो है कॉम्प्लेक्स फूड को हम तोड़ सकें। कॉम्प्लेक्स फूड जो हमने जो भी कुछ खाया है वो कॉम्प्लेक्स होता है और उसे तोड़ के उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और वो फिर से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। ये एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स से हम सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि आपको एनर्जी मिल सके, आपको सपोर्ट ग्रोथ मिल सके। जो टिश्यूज टूट चुके हैं या डैमेज हो चुके हैं वो रिपेयर हो सके और एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिससे छोटे छोटे विटामिन मिनरल्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सारे आपकी बॉडी में जाके ऑर्गन्स के वाइटल फंक्शन को मेंटेन कर सके। तो फूड क्या है? फूड है सोर्स ऑफ कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट? बहुत सारे हैं। कार्ब्स है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है। ठीक है, तो फैट भी बहुत जरूरी है। फैट कई तरह के होते हैं, गुड फैट, बैड फैट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पूरा जाता है। ये आप देख सकते हैं, एक छोटा सा डायग्राम में शो कर रखा है। यहाँ से ये आपकी बकल कैविटी होती है, फिर ये ईसोफेगस होता है यानी कि फूड पाइप, ये स्टोमक है, ये लिवर है, इसके नीचे कहीं पेनक्रियास भी है। ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, एस आई मीन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। फाइन। और लास्टली रेक्टम, जिससे फीकल मैटर या फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो सिस्टम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे और प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि भाई सिस्टम कंपोनेंट में क्या क्या है। माउथ से लेकर एनस तक एक पूरी पाइपलाइन है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और इसके आसपास कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं। ओके, तो ये मॉडिफाइड कैसे होती है जरा इसको देख लेते हैं हम। ये एक है पाइप लाइक स्ट्रक्चर। तो हमारी जो बॉडी होती है वो माउथ से स्टार्ट होके एनस पे खत्म होती है। यहाँ पे माउथ है और यहाँ पे एनस। दो ओपनिंग है, टू ओपनिंग, इसलिए इसको कहते हैं ओपन बॉडी। ओके, अगर सपोज कीजिए कि बस एक ही ओपनिंग होती, यहीं से खाना जाता, यहीं से फीकल मैटर निकलता, उसे कहते हैं हम क्लोज्ड बॉडी, जैसे हाइड्रा में होता है। अब मैं हाइड्रा का छोटा सा डायग्राम बना के समझाऊं आपको। इसके अंदर ही कैविटी हो गई। अब फूड इसमें से आएगा। ओके, फूड वाटर जो भी आएगा इसमें से आएगा। और यहाँ
डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये यहीं से ये बाहर निकल जाएगा, बिकॉज बाहर निकल जाएगा। इसे कहते हैं हम क्लोज्ड बॉडी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो ओपनिंग है, एक इनटेक के लिए, एक आउटलेट के लिए। ओके, इसलिए हम उसको कहते हैं यस ओपन बॉडी। ओ, मतलब कोई नहीं, आपको समझ आ गई तो। हाँ, माउथ एंड एनस। अब इसी पाइपलाइन में क्या होगा, मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। ये बनी है हमारी एपिथेलियम की। ओके, एपिथेलियम टिश्यू हमने सेल चैप्टर में किया है। तो ये तो प्रॉपर माउथ हो गया। यहाँ पे सपोज करो ईसोफेगस आ गया, इसका मॉडिफिकेशन हुआ तो ये माउथ हो गया, ये वाला पार्ट। ओ सॉरी, माउथ नहीं, स्टोमक। फिर आगे वाला पार्ट क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। और आगे वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। और फिर बचा ये एनस। तो इसी पाइपलाइन का मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मॉडिफिकेशन कुछ देख लेते हैं। माउथ थोड़ा छोटा होता है ना, ये पे आपके लिए। ईसोफेगस थोड़ी पतली हो जाती है। स्टोमक मस्कुलर एंड स्टोरेजेबल। स्मॉल इंटेस्टाइन, then large intestine, and then anus। तो आपने देखा मॉडिफिकेशन हो गई। तो एलिमेंट्री कैनाल की हो गई है मॉडिफिकेशन। अभी बस एलिमेंट्री कैनाल है। हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास दो चीजें होती हैं। ये दो चीजें कौन सी हैं? पहला है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है हमारे पास ग्लैंड्स। जैसे लीवर हो गया, पैनक्रियास हो गया, ये सब आते हैं ना। और फिर सैलिवरी ग्लैंड्स हो गई जो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो इन ग्लैंड्स को भी हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। Here we have the salivary glands. Here we have the liver and pancreas. ओके, तो फूड यहाँ से आएगा, देन तो यहाँ पे स्टोर होगा, टूटेगा, फिर इसमें से घूमता हुआ डाइजेस्ट होता हुआ और वो निकल जाएगा। तो इसमें निकल जाता है ना डाइजेस्टिव फूड, अनडाइजेस्टिव फूड। ठीक है, तो इस पूरे को बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल, और ये हमारे होते हैं ऑर्गन्स। इसी के अंदर, लिवर के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है एलिमेंट्री कैनाल को समझने का, और जो है गॉल ब्लैडर को समझने का, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को समझने का, है ना, कि किस तरह से इवोल्यूशन होता है। क्योंकि इवोल्यूशन का पार्ट हो जाता है कि हम ओपन बॉडी से, क्लोज्ड बॉडी से ओपन बॉडी की तरफ आए हैं। क्लोज बॉडी वन ओपनिंग, ओपन बॉडी दो ओपनिंग। ओके, तो देख लीजिए, स्लाइड चेंज करते हैं। हाँ जी। अब वो जो बॉडी हमने बनाई है एलिमेंट्री कैनाल बॉडी, ये इसकी भी लेयर्स होती हैं। तो अगर मैं ये है हमारे पास, ठीक है, इसको जूम कर दें, जो यहाँ पे दिखा रखा है ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है। तो आप देखोगे
बाहर से अंदर की तरफ जाए या अंदर से बाहर की तरफ आए, तो हमारे पास है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, ये बाहर की लेयर होती है। फिर है सबम्यूकस, फिर है म्यूकोसा, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है ये एपिथेलियम टिश्यू, या फिर आप कह लो म्यूकोसा पूरी। ओके, इनके फंक्शन क्या है एक एक करके देखते हैं। तो जीआई ट्रैक्ट समय आ गया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। जीआई ट्रैक्ट मींस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। 30 फीट लॉन्ग होती है, डाइजेस्टिव पावर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। okay? तो म्यूकोसा कौन सी है? इनर मोस्ट लेयर, इसमें एपिथेलियम है, ग्लैंड है, लिम्फोइड टिश्यूज हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट है विद द फूड जूस और फूड के साथ। जैसे आपने खाना खाया तो इनर की लेयर कांटेक्ट डायरेक्ट बना के रखती है। फिर सब म्यूकोसा, इसके पास ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं, नर्व्स हैं, और ये सपोर्ट करता है म्यूकोसा को ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम हो सके। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना कोई एक चैप्टर से आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पूरी सीरीज कवर करनी पड़ेगी तभी पॉसिबल है। ओके, लास्ट टाइम हमने स्केलेटल मसल्स पढ़ाए थे, तो यहाँ पे मसल्स के बारे में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो नर्वस टिश्यूज का होगा, तो उसके बारे में पता चलेगा। फिर जो ये दूसरी है मस्कुलरिस प्रोपिया, इसकी इनर सर्कुलर होती है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ होती है। इसी के अंदर दो लेयर होती है, 2A एंड 2B। ओके, क्या करती हैं ये? इनर सर्कुलर और ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो सपोज कीजिए इनर सर्कुलर हो गई और आउटर लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी, इस तरह से ही बना देगा। ओके, अब आता है सरोसा। सरोसा जो है लास्ट वाली होती है, ये फिर एक्सटेंड वाली होती है ये। यहाँ पे हम इसको मस्कुलरिस एक्सटर्ना या सरोसा भी बोलते हैं। ये क्या प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है स्ट्रक्चर सपोर्ट और रिड्यूस फ्रिक्शंस ड्यूरिंग द ऑर्गन्स मूवमेंट। फ्रिक्शन को ये सपोर्ट करेगी ताकि फ्रिक्शन इतना ना हो, और बाहर की लेयर को पूरे को सपोर्ट करके रखेगी। तो अब देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक जो है तकरीबन 9 मीटर लंबी है। जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर ये पूरी 9 मीटर लंबी है, और इसके पास फंक्शन किस चीज का? डाइजेस्टिव प्रोसेस का। बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रोसेस इसमें पॉसिबल हो पाते हैं। तो अब कौन कौन से होते हैं देखेंगे आगे। और ये किसकी हेल्प लेता है? कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड केमिकल सिक्रीशन। ओके, तो आपको इतना डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रिमेंबर मच। आप बस इन चीज को देखें और याद रखें, अपने हिसाब से बना लीजिएगा। बस इस वाले में याद रखिएगा कि जो अंदर वाली होती है वो सर्कुलर होती है, और जो बाहर वाली होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। जैसे कोई सनफ्लावर हो, इस तरीके का बन रहा है। ओके, स्लाइड देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। अब आता है जहां से चीजें स्टार्ट होती हैं, दैट इज द माउथ। माउथ से हमने सब कुछ स्टार्ट किया है। ओके, जहां से सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं, दैट इज द माउथ वाला पार्ट। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है माउथ का? पहले तो मैस्टिकेशन है। मैस्टिकेशन क्या होता है? ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है थोड़ा च्यूइंग। आपने च्यूइंग करा, खाना चबा रहे हैं, फिर उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, उसके साथ सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा आया है वो मिक्स होगा, और मिक्स होके पूरा का पूरा इसको फूड को लिक्विडिफाइड प्लस ब्रेक डाउन कर देगा। फिर आता है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन किस वजह से है? सलाइवा की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर फूड ज्यादा सूखा सा होगा तो आप उसे खा नहीं पाएंगे, तो स्वेलिंग के लिए सलाइवा का
होना बहुत जरूरी है। फिर केमिकल डाइजेशन, माउथ के अंदर भी केमिकल डाइजेशन होता है। जैसे अमाइलेज अभी आगे आएगा कि अमाइलेज क्या करता है, बहुत सिंपल वे में वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का काम माउथ से स्टार्ट हो जाता है, विद दैट होता है अमाइलेज। तो जो एज वर्ड आएगा, किसी के लास्ट में अगर एज वर्ड आ रहा है उसका मतलब है एंजाइम्स। तो स्वेल करने में ये हेल्प करेगा। अब सलाइवा का प्रोडक्शन किस तरह से होता है वो देख लेते हैं। तो तकरीबन 0.75 से 1.5 लीटर पर डे का हमारा ये सलाइवा प्रोड्यूस होता है। कंपोजिशन क्या है भाई, 99.5% तो वाटर है, और इस वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बहुत सारे आयंस हैं। फिर म्यूकस, म्यूकस का मतलब होता है जो कुछ कुछ लिक्विड टाइप का माउथ से निकलता रहता है, जिसे हम लार भी बोल देते हैं, है ना, लार। देन आईजीए, ये एंटीबॉडीज होती हैं जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। लाइसोजाइम्स एक तरह का इंजाइम्स वगैरह हैं जो चीजों को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती हैं ताकि बैक्टीरिया भी मर जाए। जैसे लाइसोसोम्स था सेल चैप्टर में, ऐसे यहाँ पे लाइसोजाइम्स हैं, तो वहीं से निकल कर आते हैं ये। फिर एपिथेलियल सेल्स हैं, क्योंकि देखो सेल्स रैप्चर होते रहते हैं, आएंगे आपके मुंह में, है ना। अब की एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो माउथ में मिलते हैं, तो पहले अमाइलेज, जिसको हम पेटाइलिन भी कहते हैं, और ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोस या डेक्स्ट्रिन में, छोटे छोटे कंपोनेंट में, माल्टोस और डेक्स्ट्रिन में। फिर है लाइपेज, बहुत कम अमाउंट में लाइपेज प्रोड्यूस होता है, लाइपेज का काम है फैट को ब्रेक डाउन करना, लाइपेज। तो बिगिन द फैट डाइजेशन, मोर एक्टिव इन द स्टोमक, स्टोमक के अंदर ज्यादा है लेकिन जो माउथ के अंदर थोड़ा कम रिलीज होता है। लाइसोजाइम्स एंटी माइक्रोबियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजेंस, कि आपके माउथ में जितनी भी बैक्टीरिया जाते हैं कंटिन्यूटेड फूड या वाटर के थ्रू, तो उसको ये खत्म कर देता है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स की हम बात करें तो तीन तरह के पेयर हैं। पहला है पेरिटोइड, दूसरा है सबमैंडिबुलर, तीसरा है सबलिंगुअल। और ये सारे एक साथ काम करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं डाइजेशन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट हो ही जाता है। तो ये पेरिटोइड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये सारे के सारे एक साथ रिलीज करते हैं सलाइवा सिक्रीशन, और ये मैस्टिकेशन में, च्यूइंग में, ग्राइंडिंग में, चर्निंग में हेल्प करते हैं ताकि इजीली फूड स्वेलो हो जाए। ओके, क्लिनिकल नोट्स के बेसिस पे देखें तो पेरोटाइसिस है हमारे पास, मम्स पड़ जाना, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, और जो हमारी सैलरी ग्लैंड्स होती हैं इनको अफेक्ट करता है, तो बहुत स्वेलिंग सी हो जाती है। ओके, कभी कभी यहाँ पे इतनी स्वेलिंग हो जाती है और स्लाइवा मिक्स हो नहीं पाता है, प्रोड्यूस हो नहीं पाता है, तो फूड को डाइजेस्ट करने में या स्वेल करने में प्रॉब्लम हो जाती है मेनली। ओके, चलिए स्लाइड को देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, जो माउथ है, ये ईसोफेगस, ये फूड पाइप से कनेक्ट होता है, इसको हम फूड हाईवे भी बोलते हैं और ये फूड पाइप भी है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है थोड़ा और देख लेते हैं इसको डिटेल में। अच्छा, कहीं पे ओ ई एस है, ईसोफेगस, कहीं पे जो है सिर्फ ई से एस लिखा हुआ है, तो इसमें ओ साइलेंट रहता है। हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मस्कुलर है, ओके, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये फेरिंग्स से कनेक्ट होता है स्टोमक तक। लैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स होती हैं जो वॉइस बॉक्स को बनाता है, और फेरिंग्स होती हैं जो बकल कैविटी और नसल कैविटी को दोनों को कॉमनली जॉइन करके रखता है। ठीक है, फिर फंक्शन क्या है, फंक्शन है भाई कि नो डाइजेशन, डाइजेशन इसमें नहीं होता है, ये सिर्फ फूड की डिलीवरी करता है। तो ये एक तरह से जोमेटो या स्विगी है आपके माउथ से स्टोमक तक का। ठीक है, तो माउथ और स्टोमक का जोमेटो कौन है, दैट इज द ईसोफेगस। मूवमेंट कैसे होते हैं, जो मसल्स के मूवमेंट होते हैं इसको फूड को पुश करते हैं आगे की तरफ, वो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, फूड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हो गया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, रिलैक्स हो गई, तो फूड प्रोपेल होना आसान हो जाता है। तो ये हेल्प किससे होता है, कोऑर्डिनेशन से। तो नर्वस टिश्यूज में फिर से आएगा ये। ओके, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है। ईसोफेगस सीक्रेशन भी करता है किस चीज का, म्यूकस का, क्यों, ताकि लुब्रिकेशन हो सके, स्मूथ पासेज मिल सके, ताकि फूड इजीली प्रोपेल हो सके, स्टोमक की तरफ जा सके, उसे हम कहते हैं बोलस। तो पहले फूड था,
फिर ब्रेक डाउन होके बन गया बोलस। अब ये स्टोमक की तरफ जाएगा, बनेगा काइम। टाइम या चाइम जो आप बोलना चाहें, है ना। स्लाइड देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब स्टोमक की केमिकल प्रोसेस क्या क्या है, कि इसमें क्या क्या होता है ना। तो अगर हम देखें स्टोमक का, ये एक डायग्राम हम लेके चल रहे हैं स्टोमक का। देखो ना, इसोफेगस ने फूड डिलीवरी कर दी, और जब फूड डिलीवरी करी है तो आप देखेंगे यहाँ के मसल्स थोड़े ना कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ताकि फूड वापस ना आ सके, फूड वापस रिफ्लेक्स ना मार सके। लेकिन होता क्या है, उल्टी के टाइम पे क्या होता है, ये मसल्स इतनी रिलैक्स कर नहीं पाती। उल्टी में क्या होता है, वो इनवॉलंटरी एक्शन है, वॉलंटरी एक्शन नहीं है वोमिटिंग, तो आपका उल्टी आ ही जाती है किसी भी तरीके से। अब यहाँ पे एक लेयर तो आती है आपकी म्यूकस की, फिर आता है HCl, और फिर आता है पैप्सिन। HCl पैप्सिन को एक्टिवेट करता है, और म्यूकस हमें HCl से बचाता है। ओके, तो इसको देख लेते हैं एक बार। भाई पहला है कि स्टोमक जो है एक मस्कुलर सैक है, अपर एब्डोमेन का। मस्कुलर सेक मतलब मसल्स है, और ये एक बैग की तरह है, ये चीजों को स्टोर भी करता है 4 से 5 घंटे, और उनमें डाइजेशन का भी प्रोसेस करता है। तो फंक्शन क्या है, बोथ टेम्पररी स्टोरेज एंड केमिकल प्रोसेसिंग द फूड। ओके, तो फूड यहाँ पे जो है, जो खाना है 4 से 5 घंटे रहता है, और चर्न होता रहता है, चर्न से मतलब मिक्स, विद द हेल्प ऑफ द गैस्ट्रिक जूस टू फॉर्म द काइम या चाइम। देखा, चाइम आ गया यहाँ पे। तो म्यूकस रिलीज होता है और बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। ये जो म्यूकस होता है हमें एसिड से बचाता है, तो क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, एसिड प्रोड्यूस होगा, 1.8 तक प्रोड्यूस होता है पीएच इसका। तो हमारे तो पेट की लेयर खत्म हो जाएगी, जल जाएगी, उससे कौन बचाएगा, म्यूकस और बाइकार्बोनेट बचाते हैं। बाइकार्बोनेट बेसिक नेचर का होता है, HCl का एसिडिक नेचर होता है, तो थोड़ा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये न्यूट्रलाइज ही करना था तो फिर न्यूट्रलाइज क्यों किया, अरे भाई प्रोपेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए एसिड होगा तभी प्रोपेप्सिन एक्टिवेट हो पाएगा, मतलब प्रोपेप्सिन कुछ नहीं कर पाएगा। प्रोपेप्सिन कन्वर्ट टू द पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ हु, HCl। लेकिन HCl तो हमें फिर तबाह कर देगा, तो हमारे पास क्या है, म्यूकस की लेयर, है ना। फिर HCl देख लेते हैं, ये रहा HCl। कितना पीएच है, 1.8। ये माइक्रोब्स को भी डिस्ट्रॉय करता है, मिनरल्स को डिसॉल्व करता है, और प्रोपेप्सिन को या पेपपेप्सिन को कन्वर्ट करता है पैप्सिन में। ये बहुत जरूरी है प्रोटीन डाइजेशन और मिनरल्स एब्जॉर्प्शन के लिए। यहाँ पे विटामिन B12 का ऑब्जर्वेशन होता है, अगर वो सही से नहीं होगा तो बॉडी में बहुत सारी कमियां आना शुरू हो जाएंगी। ओके, अब HCl में देख लिया, अब आते हैं हम पैप्सिन से, सॉरी, पैप्सिनोजन से पैप्सिन। ये प्रोपेप्सिन ही बोल सकते हैं। प्रोपेप्सिन क्या होता है, प्रो का मतलब क्या है, प्रो मतलब ठीक है, कुछ वो बनने वाला है, अभी बना नहीं है, एक्टिवेट अभी हुआ नहीं है, तो उसे हम कहते हैं प्रो। यहाँ पे क्या है, प्रोपेप्सिन या फिर पेप्सिनोजन, जो भी इनएक्टिव है, और इसे कन्वर्ट करने वाला कौन है, HCl। प्रोटीन डाइजेस्ट करता है ये, हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी है ना, आपके बाइसेप ट्राइसेप किससे बने हैं, आप जिम जाते हैं तो क्या करते हो, प्रोटीन भी तो खाते हो ना, वरना बॉडी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए या फिर फूड से प्रोटीन को निकालने के लिए हेल्प करता है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होना, सही से होना बहुत जरूरी है। अब जिम में तो हम पाउडर की फॉर्म में ले लेते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी को आदत पड़ गई रेडीमेड प्रोटीन की, तो आपकी बॉडी खुद प्रोटीन नहीं बना पाएगी। तो बेटर है कि कुछ दिन पाउडर लो, कुछ दिन छोड़ दो, ताकि बॉडी को आदत ना पड़ जाए प्रोटीन की, वो खुद प्रोटीन बनाना शुरू कर दे। बॉडी प्रोटीन बनाएगी, बहुत जरूरी है। ओके, अब आता है इसमें और भी चीजें प्रोड्यूस करता है, ये है रेनिन फैक्टर, ये सिर्फ बच्चों में होता है। ये क्या करता है, जो भी हम दूध वगैरह पीते हैं उसे पॉपुलेट करता है। कौन सा प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन।
और ये मिल्क डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, दूध पीते हैं और जो है वो अगर उल्टी करते हैं तो उनकी दही जैसा स्ट्रक्चर उनके मुंह से बाहर निकल कर आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि रेनिन होता है, वो कोगुलेट कर देता है मिल्क कैसिन प्रोटीन को। क्यों? ताकि ये इजीली डाइजेस्ट होना शुरू हो जाए। ओके, तो दूध पचाना मुश्किल है थोड़ा एज कम्पेयर टू द दही पचाने के मुकाबले। ओके, और दही में ताकि बहुत सारे माइक्रोब्स भी होते हैं, प्लस उसमें विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं एज कम्पेयर टू द मिल्क। अब गैस्ट्रिक लाइपेस, मैंने बोला था आपको कि भाई माउथ के अंदर भी लाइपेस होता है लेकिन कम अमाउंट में होता है, और यहाँ पे जो लाइपेस होता है थोड़ा ज्यादा अमाउंट में होता है। तो फैट पे ये एक्ट करता है ताकि फैट को कन्वर्ट कर सके। ओके, और बना से कोलेस्ट्रॉल एंड द फैटी एसिड। और आपका कोलेस्ट्रॉल जो है अब छोटा अमाउंट होगा, फैट इतना बड़ा अमाउंट था, छोटा सा है कोलेस्ट्रॉल। अब ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा तो वहां पे और प्रोसेस होंगी, वो हम आगे देखेंगे। तो कितना प्रोड्यूस होता है? तकरीबन 1.5 से 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस। इसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस क्योंकि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड किस चीज का है? ये स्टोमक का है। और किस चीज से बना है? एपिथेलियम टिश्यू से। एपिथेलियम टिश्यू से मिलके बना है। एक और रह गया इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो होता है ये पेरिटल सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और ये बहुत जरूरी है विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होंगे तो विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। और इंडिया में कह लो या फिर सब जगह लोगों को दो विटामिन की तो बहुत प्रॉब्लम है, विटामिन बी 12 एंड विटामिन डी। तो आप देख सकते हैं कि क्यों ही खराब हो जाता है, हमारी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से। हम चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, बेवक्त कुछ ना कुछ खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर दिस ऑल दैट। तो हमारी बॉडी से विटामिन बी 12 बनना बंद हो जाता है, या फिर एब्सॉर्ब होना बंद हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि हेल्दी फूड खाओ, हेल्दी रहो, और हेल्दी चीज पढ़ो, जो हम पढ़ा रहे हैं हेल्दी चीज, है ना, यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड को देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। तो हमने ये से बताया कि यहाँ पे ईसोफेगस है, यहाँ पे स्टोमक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ से भी स्पिंचर मसल्स इसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, यहाँ से भी स्पिंचर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, ताकि फूड बैक ना मार जाए या खाने के बाद तुरंत यहाँ से ना निकल जाए। तो दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ फूड रहे, स्टोर रहे थोड़ी देर, 4-5 घंटे, ताकि ये सारी चीजें इसके साथ मिलके इसे तोड़ना शुरू कर दें। ओके, तो इसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है, मशीन है। और किस इन मसल्स में जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, या पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और यहाँ पे जो एपिथेलियम टिश्यूज होती हैं, एक तो ये हो गई, एक अंदर की तरफ से भी जाती है, हमारी पूरी बॉडी एपिथेलियम टिश्यूज से मिलकर बनी है। ये एपिथेलियल टिश्यूज मॉडिफाइड हो जाते हैं और बनाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाएंगे गैस्ट्रिक जूस। अब जिसके अंदर म्यूकस रिलीज होगा, एसिड भी रिलीज होगा, और पेप्सिनोजन भी रिलीज होगा। और ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ द HCl, बिकॉज इट फॉर्म द प्रोटीन। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है कि पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ द HCl। पीएच देखिए 1.5 से 2.5। एवरेज जो चलता है वो 1.8 पीएच है, और बहुत ही ज्यादा कम पीएच है। ये ज्यादा कम से मतलब है कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। ओके, पीएच स्केल जो है दो तरीके से चलता है ना, आपने देखा होगा। यहाँ पे तो 7 होता है, नहीं यहाँ पे जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 14 हो गया, यहाँ 7 हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड रुक रहे हो। हाँ, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 14 हो गया। तो 7 है न्यूट्रल, इस तरफ जाएंगे तो ये बेसिक होगा, इस तरफ जाएंगे तो ये एसिडिक हो जाएगा। तो अगर किसी का वैल्यू 6 है तो वो कम एसिडिक है। ओके, और किसी का वैल्यू 1 या 2 है तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ओके, तो ज्यादा पीएच होगा तो जैसे 7 के आगे बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका बेसिक बढ़ता जा रहा है। ओके, तो हमने देखा पैप्सिन जो है इस पे अटैक करेगा, और ये
प्रोटीन को तोड़ना शुरू करेगा, पेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ना शुरू करेगा छोटे छोटे पार्ट में, ताकि आप इनको एब्जॉर्ब कर सकें। तो पीएच काफी कम होता है इसका। चलिए आप देख लीजिए, तो स्लाइड चेंज करते हैं। अब आता है स्टोमक के डिसऑर्डर। तो मैं आपको बताता दिया कि भाई कैसे कैसे डाइजेशन होता है, आगे फिर से देखेंगे। और हमने ये देखा कि भाई क्या क्या चीज रिलीज होती है। तो अब हम देखते हैं डिसऑर्डर क्या है स्टोमक्स के। तो पहला डिसऑर्डर तो है गैस्ट्राइटिस। इसमें क्या होता है, पेट में इन्फ्लेमेशन सी होती रहती है, जो यहाँ की लाइनिंग है ना स्टोमक्स की, इससे इन्फ्लेमेशन होती रहती है। किस वजह से? या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, या आपने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, या फिर आपके पास स्ट्रेस है, या फिर नॉन स्टेरॉइड आपने कुछ दवाई खा रखी है, ड्रग्स ले रखी हैं। सिम्टम्स क्या है? स्टोमक पेन होगा, नोजिया होगा, और इंडाइजेशन होगा। तो पीडीएफ में सबकी ना फुल फॉर्म लिखी हुई है, जो आपको सेंड करेंगे ना, एक नोट्स जो 4 से 5 पेज की होती, ज्यादा नहीं है वो, बहुत कम है। आप उसको पढ़ेंगे एक बार तो बहुत इजीली आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, जिससे आपके क्वेश्चन बन पाएंगे, ईपीएफओ को करेक्ट करने के लिए आपकी सरल हो जाएगी। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर क्या है? पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है? यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से विटामिन बी 12 एब्सॉर्ब नहीं हो पाता। किस वजह से होता है? ये कई तरह से हो सकता है कि या तो अपने इन्फेक्शन हो गया है पेट में, या फिर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, पिज्जा बर्गर वाली लाइफस्टाइल है, तो भाई फिर इंट्रिंसिक फैक्टर खराब हो जाते हैं और विटामिन बी 12 एब्सॉर्ब नहीं हो पाता। पैप्टिक अल्सर, अल्सर बहुत कॉमन वर्ड है। तो ये क्या करता है, जो हमारी लाइनिंग होती है स्टमक की, उसमें थोड़े पोर्स कर देता है। और किसके से होता है? हेलिकोबैक्टर पायलोरी, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसकी वजह से होता है। या नॉन स्टेरॉइड आपने एंटी फ्रीवरी ड्रग्स ले ली है, या फिर एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस हो गया है ना, कहते हैं एसिडिटी हो रही है। तो बार बार एसिडिटी बहुत लंबे टाइम तक होगी, तो जो म्यूकस वाली लेयर है वो खत्म हो जाएगी, बैलेंस नहीं हो पा रहा ना, और फिर वो आपके स्टोमक की लाइनिंग तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से वहां पे अल्सर शुरू हो जाएंगे। अल्सर कैसा होता है ये दिखाते हैं। अल्सर इस तरह से होता है, ये नॉर्मल है, पर यहाँ पे थोड़े थोड़े देख सकते हो आप, अल्सर होना शुरू हो गए हैं। यहाँ की म्यूकस लेयर गायब हो गई है, म्यूकस लेयर डैमेज्ड। अब बहुत वक्त लगता है इसको ठीक होने में। ये हम देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, तो विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है, ना यहाँ होगा और ना ही नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ओके, तो स्लाइड को देख लीजिए एक बार कि किस तरह से है, फिर जो हम आगे चेंज करते हैं। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब ये देखें, यहाँ से पेनक्रियास की आएगी डक्ट, और यहाँ से लिवर की आएगी, दोनों मिलके जूस रिलीज करते हैं इसमें। और यहाँ पे 3 तरह के, या फिर आप कह लें 3 टाइप्स हैं, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, या आप बोलें इसको पार्ट्स, 3 पार्ट्स। पहला कौन सा है? पहला है आपका ड्यूडेनम, दूसरा है जेजेनम, देन इलियम। इलियम जहां खत्म होता है और लार्ज इंटेस्टाइन जहां मिलती है, उसके बीच में पॉइंट होता है, उसे कहते हैं अपेंडिक्स। हम्म। तो अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, यहाँ पे कुछ फंक्शन करते हैं, क्या करते हैं। तो भाई पहले तो ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पॉइंट है, किसका? फूड का। यहाँ पे सब तरीके से फूड डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब होता है। कितनी मीटर है ये? 6.7 से 7.6 मीटर तक है। तो एलिमेंट्री कैनाल कितनी लंबी थी? अबाउट 9 मीटर। तो 9 मीटर से आधा से ज्यादा तो ये लेके जा रहा है ना, बहुत लंबा एक ट्यूब्यूल है, जिसमें कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इसमें ब्लड वेसल्स बहुत अच्छी तरीके से होती हैं, बहुत बारीक बारीक होती हैं और इंटैकल्स होती हैं। लॉन्ग सेगमेंट है, जहाँ पे मेजोरिटी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर, बहुत छोटा सा ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम कौन सा है? यहाँ से स्टोमक का और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट
जुड़ रहा होता है उसे कहते हैं छोटा सेक्शन ड्यूडेनम। यहाँ बाइल जूस आता है और पैंक्रियाटिक जूस भी आता है, किसके थ्रू? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट ये कॉमन डक्ट हो गई। ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, क्योंकि जो पेट में था एसिड HCl उसने पैप्सिनोजन को एक्टिवेट किया और कन्वर्ट कर दिया पैप्सिन, पैप्सिन ने प्रोटीन बनाने का काम कर दिया, लेकिन जो फूड था बन गया काइम, जो फूड था वो बन गया काइम। अगर मैं इसको फिर से पीछे लेके जाऊं तो एक काइम बन जाता है फूड। अब इस काइम को न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट से जो एंजाइम्स आएंगे, बाइल जूस हो गया, पैंक्रियाटिक जूस हो गया, वो एसिड मीडियम में काम नहीं कर सकते, इनके लिए चाहिए बेसिक मीडियम। इसलिए ये सारी चीजें जो रिलीज हो रही हैं पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू वो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक। तो काइम को न्यूट्रलाइज कर देंगे ये, और इसके पास ब्रूनर्स ग्लैंड्स भी होते हैं जो उसको अल्कलाइन मीडियम बनाते हैं। और यहां से केमिकल डाइजेशन सही ढंग से शुरू होता है। ओके, अब आता है जेजिनम, ड्यूडेनम, जेजिनम एंड देन इलियम, है ना। तो जेजिनम आता है, मेजर साइट है किस चीज की? एब्जॉर्प्शन की। यहाँ पे विलाई प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। तो विलाई माइक्रोविलाई क्या होती है? अगर ये छोटा सा सेक्शन में यहां से ले लूं इसको काट के, तो यहां से आपको दिख जाएंगी विलाई। यहाँ पे हमारा फूड होता है जो डाइजेस्ट होता रहता है, ठीक है, और ये फूड इसमें जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो क्या होगी? विलाई। विलाई माइक्रोविलाई कह लो, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कह लो, किसी तरह से आप कह लीजिए, तो ये इसको एब्सॉर्ब कर देता है। तो यहाँ पे ना ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तभी पॉसिबल है हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट आल्सो। तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वहां पे एक सिंगल सेल लेयर होगी, है ना, और बहुत बारीक लेयर यहाँ प्रेजेंट होती है और बहुत नाजुक भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसी को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब कर सके। मैग्नीशियम क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम तकरीबन 300 से ज्यादा केमिकल्स को, बायोमोलिकुलर केमिकल्स को बनाता है जो एंजाइम्स में हेल्प करते हैं, जो एंजाइम्स को बनाने में हेल्प करते हैं। तो मैग्नीशियम की अगर कमी हुई तो आपकी बॉडी में एंजाइम्स की कमी होगी, एंजाइम्स की कमी होगी तो आपकी एक्टिविटी में, होम्योस्टेटिस में कमी होगी, और उसमें कमी हो गई तो आप में कमी हो जाएगी। फिर आप EPF और UPSC का एग्जाम सही से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है घर जाके अच्छा खाना खाएं, सही वक्त पे खाना खाएं, है ना, और वापस आए पढ़ने के लिए, पानी पीते रहिए। बायोकेमिकल रिएक्शन को ये मेंटेन करता है, नर्व फंक्शन को मेंटेन करता है, और मसल्स की ऑपरेशन में हेल्प करता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भाई मसल्स ऑपरेशन कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। क्यों? क्योंकि मायोसिन और एक्टिन जो है एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। ये आपका एक्टिन है, ये मायोसिन, मायोसिन का हेड होता है, इस पे ATP आती है मायोसिन पे। जैसे ATP आएगी टूट जाएगी ADP इंटू फॉस्फेट, और ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन करता रहेगा। ओके, मायोसिन, एक्टिन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। ये पॉसिबल क्यों है? बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ द मैग्नीशियम। अब लास्ट पार्ट है इसका, इलियम। इलियम को हम देखेंगे तो ये एंट्रिकियस या फिर इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस करता है, म्यूकस एंटेरिकस। ये स्पेशलाइज्ड है किस चीज के लिए? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। बाइल सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब करता है। जो लिवर में गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर जो बाइल जूस स्टोर करता है, फिर वो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, वही बाइल जूस फिर से वापस लिवर के पास आ ही जाता है ना। पहले ब्लड में आएगा, फिर ब्लड पूरे बॉडी में घूमेगा, फिर लिवर में हेपेटिक सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाई कंसंट्रेशन द विलाई एंड द माइक्रोविलाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द इलियम। तो इलियम के पास माइक्रोविलाई बहुत ज्यादा होती है, एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है। जैसे जेजीएम में क्या था,
एब्जॉर्प्शन तो है, उसके साथ साथ डाइजेशन भी है। डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक पूरा खत्म तो हो जाता है, लेकिन मेन पार्ट किसका है, इन दोनों का है फॉर द एब्जॉर्प्शन। ओके, तो ये डायग्राम या फिर स्लाइड देख रही थी, फिर चेंज करते हैं। तो अब देख सकते हैं यहां से थी आपकी ईसोफेगस, ये स्टोमक था या है जो भी रहा हो, ये स्प्लीन है पीछे, धुंधला धुंधला है ये। जो हमारा फोकस है वो है लिवर, और लिवर के पास होता है गॉल ब्लैडर। और थोड़ा जूम कर देता हूं, यहां से चीजें इसमें जाती रहती हैं। ओके, और लिवर की एक डक्ट और गॉल ब्लैडर की एक डक्ट दोनों ओपन होती हैं, तो कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। कुछ स्टोर इसमें करेगा, है ना, स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। और फिर यहां से ये चीज आएंगी और आपके पास है पेनक्रियास। पेनक्रियास की डक्ट इसके साथ कॉमन होती है, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन, और किस पार्ट में, ड्यूडेनम में। इसको देख लेते हैं थोड़ा और कॉमन, देखिए ना। तो यहाँ से चीज यहाँ भी जा रही है और यहाँ से चीज लगातार इसकी तरफ भी आ रही है, तो ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ से भी एब्जॉर्ब करता है। तो कॉमन बाइल डक्ट हो गया, ये पेनक्रियास हो गया, और देखिए फिर से ये एक डक्ट बन रही है। तो हमने देखा, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। हमारे पास पहले है लिवर डक्ट, और फिर है हमारा गॉल ब्लैडर डक्ट। ये आती हैं और ये बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। फिर यहां से पेनक्रियास की डक्ट आ रही है, फिर ये कॉमन बनाती हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, टू डायरेक्शन, थ्री डायरेक्शन, फोर, और फाइनली फाइव। यहाँ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बहुत सिंप्लीफाई में मैंने आपको बता दिया कि भाई कौन कौन सी डक्ट होती है, कैसे कैसे कंबाइन करती हैं। ओके, अगर आपको और क्लैरिफाई चाहिए तो भाई ये देखो, यहाँ पे गॉल ब्लैडर, अरे तो दूसरा रंग लेना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, यहाँ लिवर है, और ये भाई सब हमारे पेनक्रियास हैं, और ये हमारा स्टार्ट हो जाता है ड्यूडेनम। ओके, तो कितना बहुत बेसिक सा डायग्राम बना दिया। तो आप इसको देख लीजिए स्लाइड को, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब आता है लिवर के कुछ कॉमन सेंटर। तो मैंने आपको लिवर दिखा दिया, और लिवर के बारे में बताते हैं कि मेटाबॉलिक कमांड सेंटर। इतना तो तय है कि लार्जेस्ट ग्लैंड है। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, और इसके पास कितना वेट है, कम से कम 1.2 से 1.5 kg तक, तो 1.5 किलो तक का आपका लिवर होता है। इसके जो सेल्स होते हैं हिपैटिक सेल्स बोलते हैं, और जो सेल्स छोटे छोटे लोब्यूल्स बनाता है ना, छोटे छोटे गोल गोल बनाता है, ताकि ये एक यूनिट बन जाती है। इस यूनिट में चीजें एब्जॉर्ब भी होती हैं, टूटती हुई, डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, बहुत सारे फंक्शन लिवर के, बाइल भी सीक्रेट भी होता है। तो छोटे 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 पॉइंट होते हैं लिवर के, ये यूनिट होती हैं, और ये सब जुड़ी हुई होती हैं, गॉल ब्लैडर की तरफ जाती हैं। ओके, क्या क्या फंक्शन है देख लेते हैं। बाइल प्रोडक्शन है, कितना, कम से कम 800 ml से 1 लीटर तक का बाइल जूस प्रोड्यूस करता है डेली, ताकि फैट को इमल्सीफाई कर सके, डाइजेशन कर सके। अब इमल्सिफिकेशन में और डाइजेशन में थोड़ा अंतर है। इमल्सिफिकेशन का काम होता है फैट को, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं फैट, उनको तोड़ना, डाइजेस्ट नहीं करना है, सिर्फ तोड़ना है। तोड़ने के बाद एंजाइम इजीली उन पे काम कर सकते हैं। वरना होता क्या है कि फैट इतना बड़ा है, एंजाइम इतना छोटा है, ये एंजाइम है, ये फैट है, ये काम ही नहीं कर पाते। तो फैट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना है, इसके लेवल तक लेकर आना है, ताकि एंजाइम्स फैट को आगे के लिए तोड़ सके।
फिर है आरबीसी ब्रेकडाउन, लो जी ये भी लिवर का काम है। जो रेड ब्लड सेल मैच्योर हो जाते हैं उनको तोड़ के उनका सारा मटेरियल ये अपने पास ले लेता है, कौन? लिवर। ओके, तो आरबीसी को तोड़ के लिवर उसको तोड़ देता है और उससे बाइल जूस निकालना शुरू कर देता है। तो वही होता है बाइल जूस, जो येलो पार्ट होता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी को तोड़ के बनता है वो। कौन से सेल होते हैं? कपर सेल डिस्ट्रॉय द ओल्ड आरबीसी और रिसाइकल करता है आयरन और द अदर कंपोनेंट। तो आप जानते हैं कि भाई खून में आयरन बहुत होता है ना, तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन है, अगर वो टूट गया है तो वेस्ट हो जाएगा, उस आयरन को लिवर बाहर निकाल के फिर से रिसाइकल करता है, रीएब्सॉर्ब करता है। तो देखो कितना अच्छा सिस्टम है हमारा, वेस्ट सिस्टम कितना अच्छा है हमारी बॉडी का, कि हर चीज को वो यूज कर रहा है। और बस हम इंसान ही हैं जिसने हमारी अर्थ को पूरा खराब कर रखा है, इन्वायरमेंट को पूरा तबाह कर रखा है। अब आता है यूरिया सिंथेसिस। तो लिवर जो होता है ये कन्वर्ट करता है टॉक्सिक अमोनिया को, और आता कहाँ से टॉक्सिक अमोनिया? ये प्रोटीन से आता है। बट प्रोटीन में तो देखो नाइट्रोजन तो होता ही है ना, तो वो नाइट्रोजन अमोनिया बना भी देता है, उस अमोनिया से हमें परेशानी हो जाएगी, यूरिक एसिड हो जाएगा, घुटनों में दर्द हो जाएगा। इसलिए लिवर यूरिक एसिड या अमोनिया को तोड़ता रहता है, उसे बनाता है यूरिया और ब्लड में डाल देता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का भी ये काम कर रहा है, एट द सेम टाइम यूरिया सिंथेसिस भी कर रहा है, डुअल फंक्शन, विच इज द लेस हार्मफुल। अब देखते हैं और क्या काम करता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा, है ना, फैट को स्टोर करता है, और जब बॉडी में फैट शुगर चाहिए होती है तो उसे रिलीज कर देता है ब्लड में। तो लिवर का भी काम होता है ये ब्लड को, उसको ग्लाइकोजन को स्टोर करना, और ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? फैटी लिवर हो जाएगा। कहती है ना डॉक्टर कि भाई आपका लिवर तो बहुत फैटी हो गया है, अब अपना परहेज कीजिए, दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा कम खाइए, है ना। फिर प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन करता है, तो क्या बनाता है ये? एल्ब्यूमिन बनाता है, क्लॉटिंग फैक्टर, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स सिर्फ एक नहीं होता, प्लेटलेट्स में बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं, तो इन फैक्टर को बनाने का काम किसका है? लिवर का है। और बहुत सारे प्रोटीन बनाता है जो ब्लड में काम आते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है, टॉक्सिक ड्रग्स, हार्मफुल सब्सटेंस उनको ब्लड से लेगा, अपने पास तोड़ेगा, पीटेगा, मारेगा, सही चीज बाहर निकाल देगा, कहाँ पे? ब्लड की तरफ। और बाकी जो वेस्ट चीज है उसको यूरिया बना देगा, बाइल जूस बना देगा, है ना, ये कर देगा वो। यस, तो आप स्लाइड को देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। हाँ जी, जैसे आपको बताया कि भाई बाइल जूस क्या करता है? इमल्सिफिकेशन का काम करता है, फैट इमल्सिफायर है ये। ओके, तो कैसे करता है, क्या करता है वो देख लेते हैं। प्रोडक्शन एंड स्टोरेज कितना करता है? 800 से कम 1 लीटर तक की प्रोड्यूस करता है लिवर में, और स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में, जैसे आपको बताया। और ये बाइल जूस कंसंट्रेटेड होता जाता है ना। कंपोजिशन क्या है? पानी है पहले तो, बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट जो होते हैं एमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, पिगमेंट है, ये दो पिगमेंट याद रखिएगा, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो होता है वो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स में हेल्प करता है, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कौन सा? बिलीरुबिन। ओके, फिर कोलेस्ट्रॉल भी कंपोजिशन है, फॉस्फोलिपिड। ओ जी, ये तो सेल चैप्टर का फिर से वर्ड आ गया, फॉस्फोलिपिड। बार बार आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज पुराने चैप्टर्स, पुराने लेक्चर्स, पुराने नोट्स रिपीट करते रहिए, उस चीजों को पढ़ते रहिए साथ के साथ। कुछ भी चीज मिस कीजिए, कुछ भी चीज मिस हुई तो आपका काम बिगड़ जाएगा। प्राइमरी फंक्शन क्या है बाइल जूस का? एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट है, और एक्टिवेशन ऑफ द लाइपेज, है ना। तो एमल्सिफिकेशन क्या है? ब्रेक फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वन। और लाइपेज का काम क्या होता है? फैट के डाइजेशन में। तो लाइपेज को एक्टिवेट करने के लिए भी हमें बाइल जूस की जरूरत है। इमल्सिफिकेशन प्लस डाइजेशन दोनों का काम बाइल जूस से हो जाता है। हाँ, इसके अलावा हमें लाइपेज चाहिए, ये सब चाहिए। तो बाइल जूस लाइपेज को एक्टिवेट करता है कि भाई तू काम कर ले डाइजेशन का, मैं काम करता हूँ इन बड़े बड़े पत्थर को छोटे छोटे पत्थर में
तोड़ देता हूँ। अब आता है बाइसॉल्ट। तो आप देख सकते हैं कि बाइसॉल्ट एक्ट एज द बायोलॉजिकल डिटर्जेंट, जो तोड़ देता है बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में, और बहुत इजीली इफेक्टिवली हमारा डाइजेशन प्रोसेस हो सकता है। तो इमल्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि फैट को एब्जॉर्ब कर सकें, और फैट में जो विटामिन होते हैं ए डी ई के, इन विटामिन को एब्जॉर्ब कर सके। तो जो ए डी ई के हैं, जो भी चीज़ें हम खाते हैं ना, ये सारी चीज़ें फैट में जाके एब्जॉर्ब हो जाती हैं। आपने जितने भी विटामिन सी लिए तो स्टोर कहाँ होंगे? फैट में। विटामिन B12 या फिर आप कह लो विटामिन बी और विटामिन सी, ये हमारे वाटर एब्जॉर्बिंग होते हैं, इसलिए दोनों की कमी सबसे ज्यादा होती है। तो आप नींबू पानी पीजिए, है ना। आप तो B12 के जो है या फिर विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स की हम जो है टैबलेट खाते हैं, ये रोज हमारी बॉडी से निकलते रहते हैं। लेकिन जो विटामिन ए डी ई के हैं वो हमारे फैट में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना पेट मोटा कर लें, आप खाते रहें तो आपके विटामिन इसमें स्टोर हो जाएंगे, जितना मोटा पेट उतनी ज्यादा विटामिन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब पैंक्रियाटिक जूस की बात कर रहे हैं। तो पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू डिडोडिनम में आ जाता है। ये तकरीबन 1 लीटर पर डे प्रोड्यूस करता है, और इसमें एंजाइम्स बहुत ज्यादा होते हैं जो कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। पैंक्रियाटिक को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। जितना भी प्रोटीन है, जितना भी लाइपेस है, जितना भी फैट है, तो लाइपेस कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। और जो ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। कई तरह के हमारे पास प्रोटीन है, तकरीबन 20 तरह के प्रोटीन बॉडी में बनते हैं। कई तरह के प्रोटीन होते हैं, जिन सबको तोड़ने के लिए हमें अलग अलग एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, और ये सारे एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? पैनक्रियास से आते हैं। तो पैनक्रियास इज दी कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस मैन्युफैक्चर कंपनी। देख लेते कौन कौन से हैं। पहला एमाइलेज, क्या कन्वर्ट करता है? स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। क्या करता है? स्टार्च को तोड़ता है। डाइसैकेराइड में तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट में तोड़ेगा। हालांकि एमाइलेज तो स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही, लेकिन देखो डाइजेशन कहां पे चल रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन तक। फिर है कार्बोक्सी पेप्टिडेस। जब एज आ गया मतलब एंजाइम है, तो क्या करता है ये कन्वर्ट हो जाता है। पहले प्रो होता है, कन्वर्ट हो जाता है और ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड बॉन्ड को। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं, जो प्रोटीन 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 है सब जुड़े हुए हैं, ये सब पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, एक प्रोटीन दूसरे जुड़ा हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। इसको तोड़ने का काम किसका है? कार्बोक्सी पेप्टिडेस का। और ये जब टूट जाएंगे तो बनाएंगे छोटे छोटे अमीनो एसिड जो बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे और आपके बॉडी की होम्योस्टेसिस में हेल्प करेंगे। अब आता है न्यूक्लियेज, अगेन एंजाइम, है ना। तो डाइजेस्टिव न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए, ताकि वो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाए और ये आपकी बॉडी में यूज हो जाए। इसमें ना एटीपी होती है काफी न्यूक्लियोटाइड्स में, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड टूटेगा तो रिलीज करेगा एटीपी, और एटीपी रिलीज करेगा तो भाई आपको मिलेगा एनर्जी। और क्या फंक्शन है? वी हैव द ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में, या फिर काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है काइमोट्रिप्सिन में, और ये तोड़ता है प्रोटीन को। कैसे तोड़ेगा? अगेन वही पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ के बनाएगा। अब आता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? फैट को तोड़ता है ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में, और जिसके बेसिस पे बाइल सॉल्ट काम कर पाते हैं। ओके, फिर आता है एलेटेज। एलेटेज क्या होता है? स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करता है इलास्टिक फाइबर्स इन द प्रोटीन एंड इम्पोर्टेंट फॉर द मीट डाइजेशन। तो मीट डाइजेशन की जो मांस है वो बहुत लचीला होता है ना, तो क्यों होता है मांस वगैरह? उसमें इलास्टिक वाले प्रोटीन होते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? इलास्टिस। स्लाइड देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। और यहाँ पर डिसऑर्डर्स हैं, लिवर डिसऑर्डर एंड पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर। तो देखिए आप, पहला लिवर का डिसऑर्डर है जॉन्डिस, यहाँ पे आपकी स्किन और आईज दोनों येलो हो जाती हैं। सिरोसिस, जहाँ पे लिवर में हार्डनेसिंग आ जाती है। हिपेटाइटिस A to E, बहुत सारी वैरायटी होती है, A to E, A B C, इस तरह से।
तो ये वायरल इन्फेक्शन है, लिवर टिश्यू को डैमेज करता है। लिवर कैंसर जो अल्फा टॉक्सिन नाम का टॉक्सिक होता है वो आपकी बॉडी में कंटेमिनेट के तौर पे आ जाता है और आपकी बॉडी लिवर सेल उससे एक्सपोज हो जाते हैं और कॉज करते हैं लिवर कैंसर। लिवर कैंसर होगा, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, बाइल यूसेज से नहीं बनेगा, है ना। गॉल ब्लैडर में होती हैं स्टोन्स, क्यों? क्योंकि देखो ये स्टोर करता है, कंसंट्रेट करता है बाइल जूस, और जो बाइल जूस होता है इसके पास बिलीरुबिन नाम का कंपोनेंट होता है। जो ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो वो क्या करेगा? गॉल ब्लैडर स्टोन। तो ये रहा गॉल ब्लैडर स्टोन। जब स्टोन्स हो जाएंगे, तब उसको स्टोन्स हो गए तो ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट को भी ब्लॉक कर देंगे, प्लस कॉमन बाइल डक्ट को भी ब्लॉक कर देंगे, जिससे डाइजेशन सही से हो नहीं पाता और उल्टी पे उल्टी आती रहती है, क्योंकि डाइजेशन सही से नहीं होगा, फूड स्टोर रहेगा तो सही से वो चीज वर्क नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं पैनक्रियास के डिसऑर्डर या मिक्स ग्लैंड का। अच्छा, इससे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जॉन्डिस, बंदे की स्किन और आंखें दोनों येलो होती जा रही हैं। इसको हम देख लेते हैं एक्यूट पैंक्रियाटिसिस। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट है उसमें यहाँ से स्टोन निकलता हुआ फंस गया। ओके, यहाँ स्टोन आके निकलकर फंस गया, तो ये गॉल स्टोन्स ब्लॉकिंग कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट के इसमें फंस गया ये, और इसने बना दिया, प्रॉब्लम कर दिया इसने। इसको थोड़ा और देख लीजिए, ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ये सिस्टिक डक्ट है, ये फिर गॉल ब्लैडर डक्ट, ये हेपेटिक डक्ट हो गया, ये कॉमन बाइल डक्ट हो गया, और ये हमारा कॉमन हेपेटिक पैंक्रियाटिक डक्ट हो गया। तो गॉल ब्लैडर जो स्टोन थे ये पूरी में ब्लॉकेज कर देते हैं और हो जाती है प्रॉब्लम। ओके, फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। चलिए अब पैनक्रियाज के बारे में देखते हैं, पैनक्रियाटिक कंडीशन। तो पैनक्रियाज जो होते हैं मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड क्यों है? उसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन होते हैं। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होता क्या है? जब एंजाइम्स पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू बाहर निकाला जाता है उसे कहते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में आपको डक्ट चाहिए, पर एंडोक्राइन में आपको डक्ट की जरूरत नहीं है, पाइप की जरूरत नहीं है। एंडोक्राइन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में एंजाइम प्रोड्यूस कर देता है या फिर हॉर्मोन्स डाल देता है। तो एंडोक्राइन क्या है? एंडोक्राइन ये डक्ट, ये जो है ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट डाल देता है अपने हार्मोन। तो क्या क्या रिलीज करता है हार्मोन्स में? इंसुलिन एंड ग्लूकाजन। इंसुलिन एंड ग्लूकाजन प्रोड्यूस करता है। ओके, ग्लूकाजन इंसुलिन जो प्रोड्यूस होते हैं ये आइसोलेट ऑफ द लैंगरहंस की हेल्प से सिक्रेशन होता है इंसुलिन का। डिसऑर्डर क्या है? पैंक्रियाटिक टिश्यूज सही से वर्क नहीं करती है, बनाते हैं पैंक्रियाटिसिस और डायबिटीज। ये डायबिटीज हो गई जिसकी वजह से इंसुलिन सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाता। इसको देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे स्टोन थे, यहाँ से ये स्टोन्स यहाँ पर आए, कॉमन बाइल डक्ट में फंस गए और फिर कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट में फंस गए और यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई। ब्लॉकेज हो जाएगी तो फिर पैंक्रियाटिक जूस आ नहीं पाएगा, जूस नहीं आएगा तो फिर डाइजेशन होगा नहीं, डाइजेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वोमिटिंग होगी, गैस बनेगी, ये सब शुरू हो जाएगा। ओके, तो गॉल ब्लैडर स्टोन निकालना बहुत जरूरी है। अब ये डायबिटीज का है। डायबिटीज का देखेंगे, नॉर्मल सेल्स होते हैं तो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। जब डायबिटीज बंद होती है तो इंसुलिन तो प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन सेल्स यहाँ पे आपके नॉर्मल हैं। यहाँ जो रिसेप्टर्स आपको दिखा रखा है, रिसेप्टर सही से काम करते हैं, लेकिन इंसुलिन नहीं है तो वो कुछ नहीं होगा। डायबिटीज 2 और भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन तो बन रहा है पर बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है। यहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंसुलिन ले सकते हो, आर्टिफिशियल इंसुलिन ले सकते हैं आपके डायबिटीज 1 में, लेकिन डायबिटीज 2 में आर्टिफिशियल इंसुलिन भी काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सेल ने रिएक्शन देना ही बंद कर दिया। तो ये ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कहते हैं डायबिटीज 2 ज्यादा खतरनाक होती है। ओके, तो आप इसको देख रहे हैं, फिर स्लाइड चेंज करते हैं। अब आता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टिनल जूस, फाइनल डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होती है इसमें। ओके, तो ये भी सिक्रीट करता है, इसके पास टिश्यूज होते हैं सिक्रीट करते हैं, स्यूकस एंड ट्रीकस।
ये एल्कलाइन होता है, पीएच इसका है 7.8, जैसे मैंने आपको बताया था 0 की तरफ होता है एसिडिक, 14 की तरफ होता है बेसिक, 7 पे होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल से हल्का सा आगे जाओगे तो बन जाएगा एल्कलाइन। क्यों? क्योंकि भाई पीछे से तो बहुत सारा एसिड आया है और हर एंजाइम एक अलग अलग पीएच पे काम करते हैं, है ना। तो फाइनल एंजाइम प्रोसेस है ये। कंप्लीट तो आपकी पैंक्रियाटिक है, ये फाइनल आती है। ये डाइजेशन में हेल्प करती है और सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टिनल मिकोसा एंड गॉबलेट सेल्स। जो गॉबलेट सेल्स होते हैं मिकोसा में, वो कुछ ना कुछ सिक्रेशन करते रहते हैं, और जो मिकोसा होती है, जो अंदर लेयर होती है, वो भी सिक्रेशन करती रहती है। ये सिर्फ एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है। तो डाइसैकेराइड एज, अगेन वही कि माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज टूट जाता है सिंपल मोनोसैकेराइड्स में, सिंपल ग्लूकोज में, और ये एब्जॉर्ब करना आसान हो जाता है। फिर आता है न्यूक्लियोटाइड एज या न्यूक्लियोसाइड एज। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, इसलिए इन दोनों को तोड़ने के लिए अलग अलग क्या है हमारे पास, यस एंजाइम्स हैं। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, और ये एटीपी प्रोड्यूस कर पाते हैं फिर। ओके, इधर आता है इरेप्सिन। इरेप्सिन भी एक तरह का मिक्सचर है सारे एंजाइम्स का, जो प्रोटीन, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है। फाइन। अब आता है इंटेस्टिनल लाइपेज। तो हमने तीन तरह से लाइपेज पढ़ा। पहला लाइपेज था माउथ में, जो बहुत कम प्रोड्यूस होता है। फिर हमने पढ़ा स्टमक में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, यहाँ भी अच्छी अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। लेकिन पेनक्रियाज भी बहुत अच्छा खासा आपका लाइपेज प्रोड्यूस करता है, इसलिए पेनक्रियाज को बोलते हैं कंप्लीट डाइजेशन ग्लैंड। ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए और पैंक्रियाटिक लाइपेज को यहाँ पे और एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे चीजें चलती रहती हैं। तो सब जगह से लाइपेज आ रहा है और एक तरीके से वो सब फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। फ्लैट दिख रही थी, फिर चेंज करते हैं। अब देखिए ना, इसका अंदर का स्ट्रक्चर है, तो मैं एक एक करके बता देता हूँ। ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, ये हम कर चुके हैं। फिर अगर हम इसकी लेयर निकाल के देखें, छोटी सी लेयर हम निकाल के देखें सेक्शन का, तो आप देख पाएंगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन द मिकोसा। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? विलाई। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये विलाई। इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करके देखते हैं। एक विलाई को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे माइक्रो विलाईज आएंगे। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मूवमेंट होती रहती है ताकि फूड को इजीली एब्जॉर्ब हो सके। इसी के नीचे हमारे पास नर्वस टिश्यूज भी हैं, इसी के नीचे हमारे पास ब्लड वेसल्स भी हैं, इसी के नीचे हमारे पास लिम्फेटिक टिश्यूज भी हैं, ताकि ब्लड के अंदर, लिम्फेटिक के अंदर इजीली एब्जॉर्बेशन हो सके। और अगर कोई पैथोजेंस है तो वहां पे लिम्फेटिक में चला जाए, वहां पे डब्ल्यूबीसी से तोड़ देते हैं। उसमें अगर कंपोनेंट है लाइक द कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, तो ब्लड वेसल्स में चली जाए ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए और एसिमिलेशन हो सके। और अगर यहाँ पे कुछ सिस्टम है, दूसरा है, तीसरा आपका है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के पास एक अपना ब्रेन होता है, जो आगे हम देखेंगे किस तरह से वो पूरा कंट्रोल करता है। ओके, तो यहाँ पे छोटे छोटे एंडोक्राइन सेल्स भी हैं, जो काम क्या है उनका? सिक्रीशंस। ओके, आपको सारी चीजें नहीं देखनी है, बस कुछ कुछ चीज देखनी है। जैसे एपिथेलियम टिश्यूज हो जाएगा, विलाई हो जाएगा, एब्जॉर्बर सेल्स हो जाएंगे, गोबलेट सेल्स हो जाएंगे, एंडोक्राइन्स ही हो जाएगा। लेसिटल्स, लेसिटल्स क्या होता है? आप देखें देखें, इन दोनों के बीच में जो ये वेन्स है और आर्टरी, इनके बीच में होता है, ताकि यहाँ से फूड इजीली एब्जॉर्ब हो सके। तो स्लाइड देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब आता है न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन लोकेशन। तो लोकेशन क्या है एब्जॉर्प्शन की? ऑलवेज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कार्बोहाइड्रेट को ये जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं किस फॉर्म में? मोनोसेक्राइड की फॉर्म में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज की फॉर्म में। ओके, फिर प्रोटीन, प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, किस फॉर्म में? अमीनो एसिड की फॉर्म में। फैट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं किस फॉर्म में? फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में। विटामिन और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया। विटामिन B12 को हो गया, है ना, ये सब एब्जॉर्प्शन में आता है। तो एक बार स्लाइड देख लीजिए, तो चेंज करते हैं। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन, द फाइनल प्रोसेसिंग स्टेशन है ये हमारा। तो आप देखिए इस डायग्राम को फिर से। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में है आपका अपेंडिक्स।
ये अपेंडिक्स है। तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है, केकम जो छोटा सा पार्ट होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। तो जो असेंडिंग कोलोन नीचे से ऊपर की तरफ, ट्रांसवर्स मीन्स इक्वल, डिसेंडिंग मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ, और फिर फाइनली है रेक्टम। ओके, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। केकम, केकम वो पॉइंट जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से पहली बार मिलती है, इनकी डेटिंग होती है ना, वहाँ पे अपेंडिक्स बनता है। फिर कोलोन है, कोलोन पूरा है, ये भी कोलोन है, ये भी कोलोन है, ये भी कोलोन है। देन रेक्टम, रेक्टम क्या हो गया, जहाँ आपका जो फीकल मैटर या फीकस होता है स्टोर होता है। फिर है एनल कैनाल वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो जो सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो ये पूरा का पूरा आपका अनडाइजेस्टेड फूड वहां से निकल जाता है। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं और क्या क्या है। वाटर को एब्सॉर्ब करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगे। पर इतना सारा वाटर होगा तो वो आगे भी आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आएगा, और हो सकता है कि वो वेस्ट हो जाए। इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है कि वो सारे पानी को एब्सॉर्ब करके फिर से ब्लड के अंदर डाल दे। वाटर और सॉल्ट को एब्सॉर्ब कर लेता है, मिनरल्स को एब्सॉर्ब करता है, ओके, और म्यूकस सिक्रीशन करता है ताकि फीकस को लुब्रिकेशन मिल सके। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है वो सुबह सुबह गर्म पानी पी के जाते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी पी के जाते हैं ताकि उनका जो मल है इजीली निकल जाए, है ना। तो ये क्यों है, ताकि वो म्यूकस प्रोड्यूस कर सके, वो वहां पे पानी हो सके। तो बहुत से लोगों को प्रेशर नहीं बन पाता है। फिर गट फ्लोरा हैबिटेट मींस बैक्टीरिया, जो हमारा गट है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और जो वो प्रोड्यूस करते हैं विटामिन की एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। जो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, इसे कहते हैं गट फ्लोरा। उसमें कोलाई भी है, लैक्टोस, ये बहुत सारे जो होते हैं ये विटामिन बी12 को कन्वर्ट करते रहते हैं। जैसे आपने फूड खाया, फूड को जो भी कंपोनेंट है उसको विटामिन बी12, विटामिन के, विटामिन ए, इन सब में कन्वर्ट करते रहेंगे और वहां से चीजें भी एब्सॉर्ब होती रहती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन से भी ब्लड की तरफ चीजें एब्सॉर्ब होती हैं। कितनी देर तक रहता है, 12 से 24 घंटे तक रहता है। ठीक है, अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। वेस्टिजियल का मतलब है कि अब आपके काम का नहीं है, पहले वो था अब नहीं है, ठीक है। बट फंक्शनल इन द हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स में होता है। जैसे गाय भैंस हो गई, उनमें बहुत लंबी होता है क्योंकि वो क्या करता है, उसके अंदर एक और एंजाइम्स होता है, सेलुलेज एंजाइम। ये सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। सेल चैप्टर में फिर से पढ़ा था ये। जैसे ये सेल है, प्लांट सेल वॉल है, तो इस सेल वॉल में अंदर होता है सेलुलोज। इस सेलुलोज को तोड़ने का काम किसका होता है, सेलुलेज एंजाइम का। और वो एंजाइम कहाँ से आते हैं, जो हर्बीवोर्स एनिमल के गट फ्लोरा में मिलता है। इम्यून का फंक्शन है, गट फ्लोरा का फंक्शन है। तो स्लाइड देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन डिसऑर्डर, डायरिया बहुत कॉमन चीज है, आए दिन होती रहती है। ज्यादा खा लिया तो डायरिया, कंटेमिनेटेड फूड खा लिया तो डायरिया, बैठे रहते हैं तो थोड़ा डायरिया हो जाता है ना। तो रैपिड ट्रांसिट मींस जो पहले था हमारे पास कि ये 12 से 24 घंटे का स्टोरेज था, यहाँ पे क्या है कि अब बहुत जल्दी निकल रहा है। आप 5-10 मिनट में ही 2 बार चले गए, वॉशरूम में बैठे हुए हैं। सर्दी में तो ठीक है, गर्मी तो हालत खराब हो जाती है, पंखा भी नहीं होता किसी भी वॉशरूम में, तो पसीने में हो जाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन प्रिवेंट द एडुकेट वाटर एब्जॉर्प्शन, तो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है ना। पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, बहुत सारा पानी निकल जाएगा, ज्यादा पानी निकलेगा विद मिनरल्स, तो बॉडी में मिनरल्स की भी कमी हो जाएगी, इसलिए ओआरएस पीते हैं। ओआरएस पीने से मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और सारे केमिकल्स हमारे सही से फंक्शन करने लगते हैं। आप घर पे जाकर चेक कीजिएगा कि ओआरएस में सबसे ज्यादा एलिमेंट किस चीज का है ना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। क्योंकि मैग्नीशियम बहुत सारे एंजाइम बनाने में हेल्प करता है, एंजाइम्स बनेंगे तो स्ट्रांग रहेगी बॉडी। ओके, तो लूज स्टूल होता है जो बहुत इजीली निकलता रहता है, ये डिहाइड्रेट कर देता है बॉडी को और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकाल देता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट पीना पड़ेगा, है ना, और ओआरएस पीना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन पहले तो था रैपिड वाला, ये हो ही नहीं रहा है, या तो बिल्कुल ही बिल्कुल जाया जा रहा है या बिल्कुल नहीं हो रहा है कॉन्स्टिपेशन, ये भी प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, जो मल होता है, फीकल मैटर होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही रहता है और बाउल मूवमेंट भी सही से हो नहीं पाता। बाउल मूवमेंट क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है फूड आगे की तरफ पुश करते हैं ना मसल्स,
वो सही से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि फंस जाता है वो। डायग्राम में देखेंगे अभी हम, तो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो रहा है ना, एक हार्डनेस प्रोड्यूस हो रही है, तो फीकल मैटर सही से रिलीज ही नहीं हो पाएगा। और ये कब होता है, जब हम खाने में फाइबर्स नहीं लेते सही से, है ना, या बॉडी में पानी की कमी होती है, या हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। फाइन, तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस हैं। पर इस बात का, इन सब चीज का सॉल्यूशन है क्या, एक्सरसाइज करें, पानी प्रॉपर लें, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स लें। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स मींस जहाँ पे जो बाउल सिस्टम है, या मूवमेंट है, वो सही से हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से इरिटेशन होती रहती है, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, और स्पेशली सुबह के 4 के आसपास बहुत दर्द होता है, क्योंकि ये एक्टिवेट हो जाते हैं मॉर्निंग में, है ना, आप जब फ्रेश होने के लिए जाते हैं उसी टाइम पे पेमेंट, इनका जो पेन है बहुत ज्यादा होता है। फंक्शनल डिसऑर्डर है, नो टिश्यू डैमेज, कोई टिश्यू डैमेज नहीं होगा, और ऑल्टरनेटिव डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, कि कभी डायरिया है तो कभी कॉन्स्टिपेशन है। एब्डोमिनल पेन भी होता रहेगा, ब्लोटिंग यानी गैस बनती रहेगी। अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटी को अफेक्ट करता है, लेकिन कोई परमानेंट डैमेज नहीं है। अब आता है पाइल्स। होमियोरॉइड्स, होमियोरॉइड्स एक पाइल्स, आजकल तो मजाक उड़ा देते हैं कि तेरे को तो पाइल्स है ना, ऐसे दोस्त का मजाक उड़ाते रहते हैं। कोई कुछ गलत बोल दी तो कह देते हैं कि अरे बावड़ा है क्या, तेरे को पाइल्स है क्या दिमाग में, कुछ भी बोलते रहते हैं। पर ये बहुत सीरियस बीमारी है। ओके, जिनको होती है उनसे पूछिए, बहुत परेशान करता है ये, मेरे को तो नहीं है, जिनको होती है उनसे पूछे। तो इसमें क्या होता है कि जो रेक्टल वेन्स होती हैं, जो रेक्टम के आसपास वेन्स होती हैं, वो स्वेल कर जाती हैं, ब्लड वेसल्स वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फीकल मैटर सही से निकल नहीं पाता, फीकल मैटर सही से निकल नहीं पाता है। और रिजल्ट किसकी वजह से, स्ट्रेनिंग की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, या फिर बहुत लंबे टाइम तक बैठने की वजह से। तो डायग्राम देख लेते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अपेंडिक्स है, देखिए ना, ये फीकल मैटर है, फंसा हुआ है, तो आपको गैस के पार्टिकल भी दिख रहे हैं इंटेस्टाइन। तो हवा कहते हैं ना कि पाद मारना या फिर ब्लोटिंग करना, गैस निकलना, तो ये गैस वही है, क्योंकि हमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जो बैक्टीरिया होंगे जो डाइजेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली गैस रिलीज होगी। मीथेन गैस सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इससे हम बायोगैस बना सकते हैं, बायोगैस से हम जो है किचन में एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये है बॉल मूवमेंट एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, कि कभी भी कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, जिससे इरिटेशन होने लगती है, कभी कॉन्ट्रैक्शन कभी रिलैक्सेशन। तो कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया, कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया, ठीक है। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे बल्जिंग आ रही है, ये स्वेल कर गया है। ओके, तो स्लाइड देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। ये कैंसर, कोलोन कैंसर, तो यहाँ पे ना सिग्मोइड कोलोन बनना शुरू हो जाते हैं। ये एक अंदर का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये देखिए ना, सेल बहुत ज्यादा डिवाइड होना शुरू हो गए हैं, और ये कॉज करता है कैंसर। फाइन, ये वाला देख लेते हैं, ये पाइल्स का है। तो जो वेन्स हैं, एक तो आर्टरी होती है, एक ही वेन्स है, तो वेन्स बल्जिंग हो जाती है, ये रेक्टम है पूरा। तो हुआ क्या, जो फीकल मैटर है, सपोज कि ये फीकल मैटर है, फीकल मैटर को निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत पेनफुल होता है। ओके, स्लाइड देख लीजिए, चेंज करते हैं। अब आता है न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा लैक्टिल होता है, विलाई होती है, उसके पास न्यूरल सिस्टम्स भी होता है, जो उसके ब्रेन की तरह काम करता है। तब देखोगे कि ये जो हमारा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारे नर्वस टिश्यू के हिसाब से वर्क करता है, इसे हम कहते हैं ब्रेन। किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्रेन। तो यहाँ पे इसको पता रहता है कि भाई क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, क्या चीज सिक्रेशन करनी है, किस चीज को कितना सिक्रेशन करना है, कितना कम करना है, यहाँ पे सब कुछ रहता है। ओके, इस डायग्राम को याद करने की जरूरत नहीं है, इसे कंसेप्ट के लिए है ये। तो
एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं इसको। प्लैक्स होते हैं, प्लैक्स जो होते हैं तरह तरह के सिस्टम होते हैं नर्वस के, जो बताते हैं कि भाई कौन कितना कॉन्ट्रैक्शन करना है ताकि फीकल मैटर या फिर फूड है या फिर काइम है ये आगे बढ़ सके, बोलस है। तो डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम को कंट्रोल करता है कौन, मीसनर प्लैक्स। और मोबिलिटी या फिर मोटिलिटी और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है ऑकरबैक्स प्लैक्स। तो ईसोफेगस में ये चीज होती है एब्सेंट, क्योंकि ईसोफेगस में डाइजेस्टिव यूज तो होती नहीं है, वहां पे सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है, तो ये चीज प्रेजेंट होती है, बाकी सब में सब चीज प्रेजेंट होती है। तो हार्मोनल कंट्रोल कैसे, गैस्ट्रिक, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस हैं कहाँ से आते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से आते हैं, और ग्लैंड का काम सिक्रीशन का होता है। सिक्रीशन को करने के लिए उस ग्लैंड पे कंट्रोल कौन करेगा, हॉर्मोन्स। तो जूस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, स्टिमुलेट कर देता है ये। सिक्रीशन ट्रिगर करता है, पैनक्रियाटिक को ट्रिगर करने का काम किसका है, नर्व्स का काम है, इसका हार्मोन्स का काम है। कोलेसाइटोकाइनिन ये पैंक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस को बनाने में हेल्प करता है। छोले नहीं है ये, कोलेसाइटोकाइनिन है। ओके, फिर गिरलिन जो हमें सिग्नल सेंड करता है ब्रेन में कि भाई भूख लग रही है, पेट में कुछ है नहीं है, कुछ खाना पड़ेगा, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑपरेट थ्रू द सोफिस्टिकेटेड न्यूरल एंड हार्मोनल फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, अगर ज्यादा हो गया आपको रोकना है तो फीडबैक जाता है कि भैया रोक दो उसको, और कुछ कम हो गया है तो उसको वापस ज्यादा भेजने के लिए तुम्हारे ब्रेन से सिग्नल चाहते रहते हैं, इसे कहते हैं न्यूरल फीडबैक। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये प्रॉपर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में काम करता है। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यूज का पार्ट है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास मिस मत कीजिएगा। ऑप्टिमल डाइजेशन के लिए, टाइमिंग के लिए बहुत जरूरी है ये, फाइन। इसको देख लीजिए, फिर स्लाइड चेंज करते हैं। अब क्लिनिकल कंडीशन एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर, है ना, एनीमिया, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है, सीलिएक डिसीज जो विलाई को डैमेज करती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस ये आजकल नई बीमारी है, आप इसके बाद देख लीजिए। डिफिशियंसी किसकी होती है, लैक्टेस एंजाइम की। लैक्टेस एंजाइम नहीं होगा तो लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर कोलोरेक्टल कैंसर हमने देखा, तो ये डिसऑर्डर है, फाइन। देख लीजिए स्लाइड को, फिर हम चेंज करते हैं। अब आता है पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करे थे ताकि लोगों की हेल्थ इंप्रूव कर सके, तो उन प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं जो यूपीएफओ में काफी काम आएंगे। पहला है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि पैम। तो ये है हमारा पहला क्वेजी ओरकर, जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी कॉज करता है एडीमिया, स्वेलिंग ड्यू टू द फ्लूइड एक्यूमुलेशन। तो इसको हमें ट्रीट करना है, तो कैसे ट्रीट करना है, विद by giving the nutrition to the patient. Then मेरेस्मस कैलोरी की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से जो लो वेट टू हाइट रेशियो कम हो जाता है, कि हाइट ज्यादा है आपकी, वेट कम है। अगर सपोज कीजिए कि आपकी हाइट कम है, वेट ज्यादा है, तो ओबेसिटी हो जाएगी, है ना। और हाइट ज्यादा है, वेट कम है, बहुत पतले से हैं, तो इसे वेस्टिंग कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो नाइट ब्लाइंडनेस आ जाएगा, इम्यून सिस्टम में से इसे काम नहीं कर पाएगा। आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगी। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए गए हैं, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस। इसमें क्या होता है कि भाई जितनी भी एक्टिविटी करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक्शन लिए गए हैं, तो किस चीज के लिए, विटामिन ए के लिए। फिर आता है एनीमिया मुक्त भारत, की भारत को एनीमिया या फिर जो खून की कमी है उसे मुक्त करना है। फिर पोषण अभियान चला है, जो प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। होलिस्टिक न्यूट्रिशन से मतलब है कि सारे न्यूट्रिशन आपको मिल सके, ओके। अप्लाइड हेल्थ बेनिफिट, डाइटरी जो फाइबर्स होते हैं वो आप लीजिए, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन से बच जाएंगे, लोअर कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, और कैंसर के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। प्रोबायोटिक लीजिए, प्रोबायोटिक से जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके गट फ्लोरा को ठीक कर देंगे, आपकी इम्यूनिटी को ठीक कर देंगे। इसलिए इसके साथ साथ आप जो है ORL रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS पी सकते हैं, जिसमें सोडियम होता है, ग्लूकोज है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, सिट्रेट है, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है।
तो ये सब कौन चेक करता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाए। ये रेगुलेट करते हैं कि किस चीज में क्या चीज है, कितना स्टैंडर्ड है, कोई टॉक्सिक चीज तो नहीं है। इसे देख लीजिए, फिर स्लाइड चेंज करते हैं। तो एक चीज समरी है यहाँ पे कि भाई माउथ में हमारा एमाइलेज प्रोड्यूस होता है, स्टमक में पैप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, रेनिन, HCl, म्यूकस ये रिलीज होता है। पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन है, अमाइलेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियस है। इंटेस्टाइन में माल्टेज, शुगर, लैक्टोज, डाइसैकेराइड ये कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोसैकेराइड में, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। एरेपिन जो मिक्सचर है किसका, एंजाइम का, वो प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फिर न्यूक्लियोटाइड ए जो न्यूक्लिक एसिड को काट के इसमें कन्वर्ट करता है, कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन में कंप्लीट कर देता है। इसमें इंटेस्टाइन एक मेजर प्ले करता है रोल, जिसमें सारे बायोमोलिक्यूल्स हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, न्यूक्लिक एसिड हो। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन होता है किसकी बेसिस पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इस तरीके से हमारा ये खत्म होता है। यस, ओके। इन चैप्टर को पढ़ते रहिए आप लोग, पहले आप लेक्चर देखिए, फिर नोट्स देखिए, फिर MCQ सॉल्व कीजिए। आपको सारी चीज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इन सब पे ग्रुप हैं, आप पे से मिल जाएंगी। आप अपने मेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने कोर्स को लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं, फिर से लेक्चर देखिए, फिर से PDF पढ़िए, फिर से इन्हें सॉल्व कीजिए। ओके, आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम। ओके, बाय।